इस चैप्टर को पढ़ने से ये पता चल जाएगा कि इंडिया में कोई व्यक्ति रेसिडेंट है तो कौन कौन सी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, और एनआरआई है तो कौन कौन सी इनकम पे देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। इसमें आपको ये पढ़ना है कि कौन व्यक्ति इंडिया में रेसिडेंट होता है या नॉन रेसिडेंट होता है या नॉट ऑर्डिनरी। 3 कैटेगरी है। तो इससे एक एनआरआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनआरआई कौन होता है, वो सब चीजें आपका इसमें हो जाएगा कवर। इसके नोट्स आपको कल भेज दिए गए थे, आप लोगों ने प्रिंट आउट नहीं निकलवाया होगा तो आज निकलवा लेना। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन एसएससी डिपेंड ऑन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस इन द प्रीवियस ईयर। SSC are divided into 3 categories as residential status। मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस के बेस पे 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है। मतलब 3 अलग अलग स्टेटस हो सकते हैं रेसिडेंस के। रेसिडेंट इन इंडिया जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, और एक है नॉन रेसिडेंट इन इंडिया जिसको अपन बोलते हैं एनआरआई, जो इंडिया के बाहर ज्यादा रहते हैं, इंडिया में कम, एनआरआई। तो सबसे पहले अब इसमें क्या लिखा है, देयर आर डिफरेंट रूल्स इन द इनकम टैक्स एक्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म एंड कंपनी। एक इंडिविजुअल के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने का रूल अलग है, एचयूएफ के लिए अलग है, फर्म के लिए अलग है, कंपनी के लिए अलग है। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं एक इंडिविजुअल के लिए, आप और हम जैसे लोगों के लिए। सेक्शन 6(1) एंड सबसेक्शन एंड सेक्शन 6 सबसेक्शन भी 6, 2 अलग अलग सेक्शन में दिया हुआ है। रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सबसे पहले एक इंडिविजुअल इंडिया में रेसिडेंट कब कहलाता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब कहलाता है। मतलब दोनों का मतलब एक ही है ना, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट बोलो या ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलो, एक ही मतलब है। तो उसके लिए कुछ बेसिक कंडीशन होती है इन लोगों के लिए, वो बेसिक कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। 2 बेसिक कंडीशन होती है, उसमें से कोई एक पूरी करनी पड़ती है। एडिशनल कंडीशन 2 है, वो दोनों की दोनों पूरी करनी पड़ती है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होता है कोई भी इंडिया में, जब 2 बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन पूरी करे, एडिशनल दोनों की दोनों। अब वो सब क्या है वही आपको अभी बताने जा रहे हैं। एन इंडिविजुअल will be an ordinary resident in India in the previous year if he satisfies either or both of the following basic conditions and 2 additional conditions। कि दोनों बेसिक कंडीशन भी पूरी करे और एडिशनल 2 है वो दोनों की दोनों पूरी करना चाहिए। अब क्या है बेसिक कंडीशंस। एन इंडिविजुअल, पहली बेसिक कंडीशन भाई, फर्स्ट बेसिक कंडीशन, एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days और मोर। तो पहली बेसिक कंडीशन क्या है कि वो व्यक्ति जिसका अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है, बताना है, तो वो प्रीवियस ईयर, जैसे अभी प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है हमारा जो पढ़ रहे हैं अपन 2021, तो प्रीवियस ईयर जैसे अभी 2021 पढ़ रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज इंडिया में होना चाहिए, 182 दिन।
कम से कम इंडिया में होना चाहिए 182 डेज। बी, एन इंडिविजुअल हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ, अब देखो पहला वाला बेसिक कंडीशन पूरा नहीं करेगा तो सेकंड वाला देखेंगे। पहला वाला था कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में कम से कम होना चाहिए। अपन अभी क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होता है इंडिया में, या रेसिडेंट कौन होता है इंडिया में, वो अपन देख रहे हैं अभी। उसके लिए बेसिक कंडीशन पूरा करना जरूरी है। पहला बेसिक कंडीशन है कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज होना चाहिए, 182 डेज। और पहला बेसिक कंडीशन कोई पूरा नहीं करता है, यदि वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज नहीं है, तो फिर अपने को ये देखना पड़ेगा कि सेकेंड बेसिक कंडीशन कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज हो, प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन हो। जैसे भी हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है 2021, तो 2021 मतलब अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच कम से कम 60 दिन होना चाहिए प्रीवियस ईयर में। और उसके पहले के 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं कि यदि पहली बेसिक कंडीशन 182 डेज वाली पूरी नहीं हो रही है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन देखेंगे। और सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उसके पहले के 4 साल में 365 दिन। उसके पहले के 4 साल मतलब जैसे अभी प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है अपना 2020-21, इस प्रीवियस ईयर में कम से कम कितना दिन होना चाहिए, 60 डेज। यदि पहली वाली 182 डेज वाली पूरी नहीं करता है, तो ये वाली देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उसके पहले के जो 4 साल हैं कौन कौन से, 2019-20, 2018-19, 2017-18, 2016-17। ये प्रीवियस ईयर के पहले के जो 4 साल हैं, तो मैंने जो हाईलाइट किए, इन 4 सालों में, इन 4 सालों का मिला के कितना होना चाहिए, 365 डेज। इन 4 साल का मिला के ना, इन चारों सालों का मिला के 365 डेज होना चाहिए। प्रीवियस ईयर में 60 डेज 2021 में, और इनके पहले के 4 सालों में टोटल 365 दिन होना चाहिए। ये है सेकेंड बेसिक कंडीशन। पहली बेसिक कंडीशन क्या थी कि 2020-21 जो हमारा प्रीवियस ईयर है, उस प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज होना चाहिए। ये पहली बेसिक कंडीशन। कोई पहली बेसिक कंडीशन पूरी कर देता तो सेकंड वाली देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकंड वाला अपन बेसिक कंडीशन तभी देखेंगे जब पहला वाला पूरा नहीं हो रहा हो। सेकंड क्या था, प्रीवियस ईयर में केवल 60 दिन और उसके पहले के 4 साल में टोटल 365 ना, किसी वर्ष में कम ज्यादा नहीं भी हो सकते, टोटल 365। इसके बाद कुछ एक्सेप्शन, यानी इसमें कुछ अपवाद दिया हुआ है। ये क्या अपवाद है कि कुछ लोगों के लिए सेकंड वाला बेसिक कंडीशन कोई काम का नहीं है, कुछ लोगों को पहला वाला ही बेसिक कंडीशन पूरा करना जरूरी है इंडिया में रेसिडेंट के लिए। ऐसे कौन लोग हैं,
इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, यदि कोई भारत का नागरिक है या ओरिजिन ऑफ इंडिया यानी भारतीय मूल का है, हु इज लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो इंडिया के बाहर रहता है, and comes on visit to India in the previous year, or an individual who is citizen of India lives in India in the previous year for the purpose of employment, कोई नौकरी पेशे के लिए बाहर चले जाता है, या फिर आपने अभी पढ़ा कि कोई इंडिया का ओरिजिन और इंडिया के बाहर रहना शुरू कर दिया है और प्रीवियस ईयर में कभी इंडिया घूमने फिरने आया हो, और एज मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, या कोई इंडियन शिप के क्रू का मेंबर है, मतलब भारतीय समुद्री जहाज के क्रू मेंबर के रूप में काम कर रहा है और आना जाना करते हैं। फिर बिजनेस और प्रोफेशन के काम से इंडिया के बाहर जाते हैं, then first basic condition of 182 days or more would be applicable. यानी कि उनके लिए सेकंड वाली बेसिक कंडीशन देखने नहीं है। कौन? जो इंडिया के बाहर जाकर बस गए, कभी कभार इंडिया घूमने फिरने आते रहते हैं, या इंडिया के बाहर कोई नौकरी पेशे के लिए जा रहा है, या इंडिया के बाहर बिजनेस के काम से जा रहा है, तो ये सब रीजन, या इंडियन क्रू मेंबर के रूप में, भारतीय समुद्री जहाज के क्रू मेंबर के रूप में इंडिया के बाहर आना जाना करता है, तो ऐसे लोगों को पहला वाला ही 182 डेज वाला ही बेसिक कंडीशन पूरा करना पड़ेगा। पहला वाला उनके लिए कोई काम का नहीं। क्लियर कि किन लोगों को पहला वाला पूरा करना है, ये क्लियर? ये इनके लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? वो 182 डेज रहेंगे तब वो इंडिया में रेसिडेंट बेसिक कंडीशन पूरी करेंगे, तब रेसिडेंट में आएंगे, तो ये उनके लिए अच्छा है। ज्यादा दिन रहेंगे तो रेसिडेंट में कहलाएंगे, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा इनकम रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है। ऑर्डिनरी मतलब रेसिडेंट मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए उससे कम इनकम टैक्सेबल होती है, और नॉन रेसिडेंट यानी एनआरआई के लिए सबसे कम, इंडिया में सबसे कम इनकम टैक्सेबल होती है एनआरआई के लिए। जो सब आप पर आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इनकम किस किस के लिए टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। तो ये इन लोगों के लिए अच्छा है कि ज्यादा दिन रहेंगे तभी बेसिक कंडीशन पूरा होगा 182 डेज। सेकेंड वाला कोई काम का नहीं इन लोगों के लिए जो पर नाम पढ़े। अब ये नोट क्या दिया हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज जब कैलकुलेट करेंगे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पता करने के लिए क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि वो पर्सन कब इंडिया में आया, कब इंडिया के बाहर गया, कितने दिन रुका। तो यहाँ लिखा है फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ डेज स्टे इन इंडिया, डेज ऑफ एंट्री एग्जिट शुड बी इंक्लूडेड इन द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। ये क्या बोल रहा है कि डेज नंबर ऑफ डेज जब कैलकुलेट करेंगे तो कोई व्यक्ति जैसे आज इंडिया में आया है 28 तारीख को, तो 28 तारीख भी इंडिया में ही रह गया माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मान लो आज इंडिया के बाहर गया है, आज इंडिया के बाहर जा रहा है, तो जाने वाला दिन भी इंडिया में काउंट होगा कि आज वो इंडिया में था। तो आने और जाने के दोनों दिन इंडिया में काउंट होते हैं। आने वाला दिन भी गिनेंगे, जाने वाला दिन भी गिनेंगे। तो ये था बेसिक कंडीशन।
दो बेसिक कंडीशन है, दो में से कोई एक पूरी करनी है, लेकिन कुछ लोगों को तो पहला वाला ही पूरा करना पड़ता है, उन लोगों के लिए सेकेंड वाला बेसिक कंडीशन कोई काम का नहीं है। अब एडिशनल कंडीशन, ये दो है, दोनों की दोनों पूरी करनी पड़ती है। एडिशनल कंडीशन दो है, दोनों की दोनों पूरी करनी पड़ती है। पहली एडिशनल कंडीशन, ही हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया at least 2 years, at least 2 years out of 10 years. कौन से 10 years? Preceding the previous year. कि वो इंडिया में होना चाहिए 10 में से कितने साल तक? 2 साल तक। कि 10 में से 2 साल तक इंडिया में होना चाहिए मतलब कितने दिन होना चाहिए? तो यहाँ पर 10 साल में 2 साल तक इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब कि 10 में से 2 साल तक बेसिक कंडीशन पूरी करे, चाहे पहली वाली या दूसरी वाली कोई भी। 10 में से 2 साल तक क्या लिखा है? एसएससी मस्ट हैव सेटिस्फाइड एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक कंडीशन फॉर 2 years। प्रीवियस ईयर के पहले के जो 10 साल है, उन 10 सालों में से कोई भी 2 साल, कोई भी 2 साल तक इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब बेसिक कंडीशन पूरी करनी चाहिए। 10 में से कोई 2 साल में बेसिक कंडीशन पूरी करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के पहले के 10 साल कौन से हो जाएंगे? उन्नीस, 20, 18, 19, 17, 18, 16, 17, 15, 16, 14, 15, 13, 14, 12, 13, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2010, 11, ये 8 साल हुए प्रीवियस ईयर के पहले के। अभी हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 20-21। उसके पहले के ये जो 10 साल है, इन 10 में से कोई भी 2 साल, वो भी कोई कंटिन्यू जरूरी नहीं, कोई भी 2 साल में वो बेसिक कंडीशन पूरी करता हो, चाहे 182 डेज वाली या 60 + 365 वाली। 10 में से कोई भी 2 साल तक, एनी 2 years। अब सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या है? सेकेंड एडिशनल कंडीशन। अपन अभी एडिशनल कंडीशन पढ़ रहे हैं। पहली एडिशनल कंडीशन पढ़ ली अपन, 10 में से 2 साल तक। उसके बाद ये क्या है? He has been in India for a period of 730 days or more during 7 years preceding the previous year। मतलब प्रीवियस ईयर के पहले के जो 7 साल है, प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, ये 7 साल। ये जो 7 साल है, इन 7 सालों में कुल मिला के इंडिया में 730 डेज होना चाहिए। कभी किसी ईयर में कम भी, किसी ईयर में ज्यादा भी, या किसी ईयर में नहीं भी। इन 7 सालों का टोटल मिला के 730 डेज होना चाहिए, 730 दिन इन 7 वर्षों का मिला के 730 दिन, और 10 साल में 2 साल बेसिक कंडीशन पूरी करें। तो ये 2 एडिशनल कंडीशन, जो बेसिक कंडीशन पूरी कर दे और एडिशनल दोनों की दोनों पूरी कर दे, वो इंडिया में क्या कहलाएगा? रितेश जी क्या बोलेंगे इसको? जो बेसिक कंडीशन भी पूरी कर देता है और दोनों एडिशनल पूरी कर देता है, उसको क्या बोलेंगे हमें? ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ordinary resident of जो India। अपन अभी पढ़ रहे थे।
तो आप और हम किस में आते हैं, ऑर्डिनरी में आएंगे कि नहीं आएंगे? सर अपन लोग तो सीधे आ जाएंगे ना। सीधे आ जाएंगे, क्योंकि हम तो इंडिया के बाहर ही नहीं जा रहे, तो पूरे के पूरे 182 दिन क्या पूरे 365 दिन इंडिया में, तो बेसिक कंडीशन भी पूरी करेंगे, एडिशनल सब कुछ पूरी कर रहे हैं हम तो हम तो डायरेक्ट इंडिया के बाहर ही नहीं गए, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही कहलाएंगे। जो इंडिया के बाहर आना जाना करता है उसके लिए ये सब देखना पड़ता है। जो कभी इंडिया के बाहर ही नहीं गया होगा तो ऑलरेडी ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही कहलाएगा। और एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट को सभी इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में कमाएगा तो भी। वो सब आप आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अब एक इसमें ये नया रूल आया है, पहले नहीं था, डिम्ड टू बी रेसिडेंट, कि रेसिडेंस मान लेना, डिम्ड टू बी रेसिडेंट, रेसिडेंट मान लेना। कब मान लेते किसी को इंडिया में रेसिडेंट? यहाँ लिखा हुआ है, एन इंडियन सिटीजन हु इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री, किसी और कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, बाय पर्सन ऑफ हिज डोमिसाइल, किसी डोमिसाइल के कारण वो किसी और कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है, और रेसिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर, एंड हिज टोटल इनकम इज मोर देन ₹5 लाख और उस 15 लाख, और उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है फॉरेन इनकम को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम को छोड़ के उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है इन द प्रीवियस ईयर में, तो उसको इंडिया में रेसिडेंट मान लेंगे। यदि किसी व्यक्ति की इनकम 15 लाख से ज्यादा है फॉरेन इनकम को छोड़ के, और इंडिया के बाहर और किसी भी कंट्री में वो टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो उसको रेसिडेंट मान लिया जाएगा। इंडिया की इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो। अब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, पहला क्या था? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी पढ़ने के बाद तो नॉट ऑर्डिनरी एकदम सिंपल है। ऑर्डिनरी क्या था कि कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी करो और एडिशनल दोनों की दोनों। अब नॉट ऑर्डिनरी में क्या है? इफ एन इंडिविजुअल हु सैटिस्फाइज एनी वन ऑफ द अबव बेसिक कंडीशन, जो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं ना, उनमें से कोई एक बेसिक कंडीशन पूरी करे, बट डज नॉट सेटिस्फाई बोथ एडिशनल कंडीशंस ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जो ऊपर पढ़ चुके हैं, एज इंडिविजुअल is treated as not ordinary। नॉट ऑर्डिनरी कौन होता है? नॉट ऑर्डिनरी कौन होगा? जो प्रीवियस ईयर में बेसिक कंडीशन तो पूरी कर रहा है, लेकिन एडिशनल कंडीशन दोनों की दोनों पूरी नहीं कर रहा है। एक भी पूरी कर देगा तो कोई मतलब नहीं है, दोनों पूरी होनी चाहिए। तो जो बेसिक कंडीशन पूरी कर दिया है लेकिन एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करता है, वो बन जाता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब deemed to be not ordinary resident, अब ये कौन होता है भाई जिसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लिया जाता है? ऐसी क्या सिचुएशन है? इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया और ओरिजिन ऑफ इंडिया हु इज लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर रह रहा है लेकिन इंडिया का ओरिजिन है, एंड कम्स ऑन a visit to India in the previous year, प्रीवियस ईयर में इंडिया की विजिट पे आता है कभी कभार, एंड हिज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम,
फॉरेन इनकम को छोड़कर उसकी टोटल इनकम लिखा है इज मोर देन 15 लाख, 15 लाख से ज्यादा है, एंड ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 120 days or more in the previous year, but less than 182 days and 365 days or more during the 4 preceding years, the previous year, then he shall be deemed to be not ordinary resident. कोई व्यक्ति की यदि 15 लाख की इनकम से ज्यादा है, इंडिया के बाहर रहता है, कभी कभार इंडिया घूमने फिरने आते रहता है, और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है इंडिया की इनकम, और प्रीवियस ईयर में इंडिया में 120 दिन से कम, और उसके पहले के 4 साल में 365 दिन, तो उसको नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान लिया जाता है। और एनआरआई किसको बोलते हैं? ऑर्डिनरी किसको बोलते हैं? जो बेसिक भी पूरी किया, एडिशनल भी पूरी किया। नॉट ऑर्डिनरी जो बेसिक तो पूरी किया, एडिशनल पूरी नहीं किया। एनआरआई किसको बोलेंगे? जो बेसिक कंडीशन ही पूरी ना करे वो एनआरआई। An individual does not satisfy any one of the above basic condition, he is said to be non-resident. मतलब क्लियर कि जो बेसिक भी पूरी नहीं करे वो एनआरआई। फिर एडिशनल देखेंगे क्या उसके लिए? यदि कोई बेसिक पूरी नहीं करे तो वो एनआई कहलाता है, एनआरआई। फिर उसके लिए एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एडिशनल कंडीशन पूरी कर भी रहा होगा तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो बेसिक पूरी नहीं करे वो एनआरआई। फिर एडिशनल कर रहा है कि नहीं कर रहा है कोई मतलब नहीं। तो ये 3 कंडीशन अपन इंडिविजुअल की पढ़ रहे थे कि एक इंडिविजुअल इंडिया में कब ऑर्डिनरी, कब नॉट ऑर्डिनरी और कब एनआरआई होता है। रेसिडेंट ऑफ एचयूएफ, एक एचयूएफ, एचयूएफ मतलब क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। उसका रेसिडेंट कैसे पता करते हैं कि एक एचयूएफ इंडिया में रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि एनआरआई है? तो यहाँ लिखा है एचयूएफ विल बी ordinary resident in India if fully or partly control and management of families situated in India. क्या लिखा हुआ है? पहला पॉइंट कि fully और partly control and management of family situated in India, मतलब परिवार का कंट्रोल इंडिया से होना चाहिए। परिवार का कंट्रोल कौन करता है? जो मोस्ट सीनियर पर्सन होता है, जिसको कर्ता बोलते हैं, उसको कर्ता बोलते हैं। फिर मैनेजर ऑफ एचयूएफ, वही कर्ता, satisfies both additional condition of ordinary resident as an individual। परिवार का कर्ता इंडिविजुअल वाली दोनों एडिशनल कंडीशन जो अपन ऊपर में पढ़ चुके हैं, 10 में से 2 साल तक और 7 वर्ष में 730 दिन वाला, वो दोनों एडिशनल कंडीशन भी परिवार का कर्ता पूरा करना चाहिए, और कंट्रोल भी परिवार का इंडिया में होना चाहिए। तब एक परिवार क्या कहलाता है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो एकदम सिंपल है कि कंट्रोल तो इंडिया में है,
लेकिन एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है। HUF will be not ordinary resident in India if fully or partly management and control of family is situated in India. भले fully हो या partly हो, कंट्रोल इंडिया में होना चाहिए, fully या partly, लेकिन एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करता है, but does not satisfy both the additional conditions of ordinarily resident as individual. तो एक HUF कंट्रोल भी इंडिया में, एडिशनल कंडीशन भी पूरी करे तो क्या कहलाता है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी कब? जब कंट्रोल तो इंडिया में है फुली या पार्टली, लेकिन एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है। और NRI कब आ जाएगा HUF? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ HUF fully situated outside of India, जब किसी HUF का पूरा कंट्रोल इंडिया के बाहर है। जैसे रायपुर में कोई परिवार रहता है और उसका करता रहता है इंग्लैंड में, और वहीं से पूरा वो कंट्रोल कर रहा है, पूरा डायरेक्शन वो परिवार को चलाने के लिए वहीं से दे रहा है, तो क्या हो गया? इंडिया के बाहर से हो गया कंट्रोल। तो जब फुली कंट्रोल इंडिया के बाहर हो तो वो फैमिली क्या कहलाएगा? NRI, नॉन रेसिडेंट। उसके बाद किसका दिया हुआ है? रेसिडेंट, फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उसके बाद दिया हुआ है एक कंपनी का। AOP में दो ही चीज होती है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। एक AOP या फर्म कब होते हैं? रेसिडेंट। एनी फर्म और AOP पर्सन will be resident in India in the previous year if fully control or management is situated in India. यदि उनका पूरा कंट्रोल या मैनेजमेंट इंडिया में है तो रेसिडेंट, और यदि पूरा कंट्रोल इंडिया के बाहर है तो नॉन रेसिडेंट। बस सिंपल, इसमें दो ही होता है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। कंपनी में भी दो ही होता है, कंपनी या तो रेसिडेंट होगी या फिर NRI होगी, नॉन रेसिडेंट। एक कंपनी इंडिया में रेसिडेंट कब होती है? या तो वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, मतलब उसका रजिस्टर्ड इंडिया में रजिस्टर्ड हुई हो, डोमेस्टिक कंपनी बोलते हैं उसको। तो या तो इंडिया में होनी चाहिए वो डोमेस्टिक कंपनी, मतलब इंडियन कंपनी, या फिर वो इंडिया के बाहर की भी कंपनी है भले ही, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए। यदि कोई इंडियन कंपनी नहीं है लेकिन उसका पूरा कंट्रोल इंडिया में है तो भी वो रेसिडेंट कहलाएगी। तो रेसिडेंट कब होगा? या तो वो इंडियन कंपनी हो या फिर कंट्रोल पूरा इंडिया में, बस दो में से कोई एक चीज। और NRI कब होगा? जब ना तो वो इंडियन कंपनी है और न ही उसका इंडिया में कोई कंट्रोल है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसी कंपनी इंडिया में NRI कहलाती है। ये सब नोट्स आपको भेजे हुए हैं, इनको आप और रीड कीजिएगा। और उसके बाद अब आपको कल ये पूरा चार्ट बताऊंगा, तब फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सर इसमें फॉरेनर भी शामिल हैं क्या? कोई भी हो, यदि इंडिया में कोई भी व्यक्ति आता है और वो बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा है और एडिशनल कंडीशन पूरी कर रहा है, मतलब वो इंडिया में रेसिडेंट हो गया, उसको वर्ल्ड के सभी इनकम पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, कहीं भी कमा रहा होगा तो। किसको कौन सी इनकम पे टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, वो आपको आज बताएंगे। कल अपन ये सब रेसिडेंट तो पढ़ लिए थे पूरा, अब आपको आज ये बताएंगे कि कौन कौन सी इनकम किस किस के लिए ऐड होती है कि नहीं होगी, वही बता रहे हैं आपको, उसका चार्ट। कौन कौन सी इनकम है?
जो किस किस के लिए टैक्सेबल होगी या नहीं होगी वही पता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। यदि कोई इनकम किसी को प्रीवियस ईयर में इंडिया में रिसीव हुई है, भले वो कहीं भी कमाया हो वर्ल्ड में, लेकिन वो इनकम उसको रिसीव इंडिया में हुई है। अब जैसे मान लीजिए आप अमेरिका गए कुछ सर्विस देने, वहां जाके आप सर्विस दिए और इंडिया आ गए और उस कंपनी ने डायरेक्ट पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो आपको पैसा कहाँ रिसीव होगा फर्स्ट टाइम? इंडिया में ही होगा। इंडिया में होगा। भले आप सर्विस अमेरिका में दियो, तो पैसा आपको इंडिया में रिसीव हो रहा है, मतलब वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। तो ऐसी इनकम जो वर्ल्ड के किसी भी कोने में आपकी ड्यू हुई है या आपने कमाई है लेकिन रिसीव्ड इंडिया में हुई है, तो वो चाहे ऑर्डिनली रेसिडेंट हो, देखो 3 कॉलम है, ऑर्डिनली, नॉट ऑर्डिनली एंड एनआरआई, यानी कि नॉन रेसिडेंट। तो कोई इनकम इंडिया में रिसीव्ड है तो वो सबके लिए टैक्सेबल होती है, चाहे एनआरआई हो या कोई भी हो, तीनों के लिए टैक्सेबल है। देखिए मतलब तीनों के लिए वो इनकम उनकी इनकम में जुड़ जाती है, कहने का मतलब ये। सर यूट्यूब से जो इनकम होती है वो इसी में आएगी क्या? हाँ जी, यूट्यूब वगैरह से जैसे जो इनकम करते हैं लोग यूट्यूबर, तो उनकी इनकम किस में आएगी? इसी में आएगी? भाई इनकम के तो 5 हेड है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ये अपन इनकम जो है 5 हेड में डिस्ट्रीब्यूट करके ही तो लिखते हैं। यहाँ तो खाली अपने को ये बता रहा कि कौन कौन सी इनकम किस किस के लिए जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। तो यदि कोई व्यक्ति YouTube से कमा रहा है पैसा, तो वो उसके लिए अदर सोर्स की इनकम आएगा, क्योंकि ये उसके लिए कोई सैलरी तो है नहीं, ना कोई हाउस प्रॉपर्टी है, ना कोई बिजनेस प्रोफेशन है, ना कोई कैपिटल गेन है, अदर सोर्स में आएगा। यदि मान लो मेरे को कोई YouTube से इनकम होती है तो वो मेरे लिए अदर सोर्स की इनकम कहलाएगी। इसके बाद क्या है? इनकम एक्रूड और डीम्ड टू बी एक्रूड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। कोई ऐसी इनकम जो इंडिया में अर्न हुई है, तो ऐसी इनकम भी सबके लिए जुड़ती है, चाहे वो ऑर्डिनली हो चाहे नॉट ऑर्डिनली हो या फिर एनआरआई हो, सबके लिए ऐड होती है। देखिए तीनों में टैक्सेबल है। ये देखिए मान लो आप अमेरिका में रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं और मान लो आप एनआरआई है, आप एनआरआई है अमेरिका में रहते हैं, आपने अपना इंडिया का मकान किराए में दे दिया है और आपका किराएदार डायरेक्ट आपको वहीं पे भेज देता है रेंट, मतलब वहीं पे रिसीव हो रहा है आपको अमेरिका में, लेकिन मकान आपने इंडिया में किराए में देके रखा है, तो आपकी इनकम एक्रूड, एक्रूड का मतलब होता है इनकम आपकी अर्न कहाँ हो रही है, यानी इनकम आपकी क्रिएट कहाँ हो रही है, इंडिया में कि इंडिया के बाहर? इंडिया में। तो इंडिया में एक्रूड हो रही है। आप इंडिया में एनआरआई है तो भी आपको ऐसी इनकम पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा जो इंडिया में आप कमा रहे हो। भले आपको रिसीव्ड अमेरिका में हो रही है लेकिन कमा कहाँ रहे हैं? इंडिया में। अर्न कहाँ हो रहा है? इंडिया में। आपका कोई बिजनेस इंडिया में चल रहा है और आप इंडिया के बाहर रहते हैं, आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में बिजनेस चला रहा है, तो इनकम आपकी कहाँ अर्न हो रही है? इंडिया में, आपके लिए टैक्सेबल होगा, भले आप एनआरआई होंगे तो भी। तो कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव्ड या अर्न है तो सबके लिए टैक्सेबल होती है। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से आपने क्या समझा कि ऐसी इनकम जो या तो इंडिया में रिसीव्ड है या इंडिया में एक्रूड है, मतलब
वो टैक्सेबल होगी, चाहे एनआरआई हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी हो या ऑर्डिनरी हो, सबके लिए वो इनकम में जुड़ जाती है। क्लियर, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट ये पढ़ेंगे अपन, और ये सब पॉइंट देख लो आगे एनआरआई में नॉट टैक्सेबल दिया हुआ है, जो अपन अभी पढ़ेंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ। मतलब इसका ये हुआ एनआरआई के लिए इंडिया में दो इनकम टैक्सेबल होती है, ये फर्स्ट और सेकंड। कौन कौन सी? एक जो इंडिया में या तो रिसीव्ड है या इंडिया में एक्रूड है। इसके अलावा एनआरआई के लिए इंडिया में कोई इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। चलो देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन क्या लिखा है? फ्रॉम अ बिजनेस दैट कंट्रोल इन इंडिया। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस, मतलब बिजनेस आपका इंडिया के बाहर चल रहा है, लेकिन उस बिजनेस का कंट्रोल कहां से? इंडिया में। उसका कंट्रोल इंडिया में क्या होगा? मान लीजिए आपने ऑस्ट्रेलिया में अपना एक बिजनेस डाल दिया, लेकिन आपकी हेड ऑफिस रायपुर से है, वहां पे बिजनेस आपका रिप्रेजेंटेटिव देख रहा है, आपका प्रतिनिधि देख रहा है, लेकिन पूरा कंट्रोल आप यहाँ से कर रहे हो, पूरा डायरेक्शन उसको यहाँ से देते हो बिजनेस रन करने के लिए, पूरा कंट्रोल इंडिया से है। भले बिजनेस आपका ऑस्ट्रेलिया में, तो वहीं पे एक्रूड होगा, पैसा भी वहीं पे रिसीव कर रहा है आपका रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन आप कंट्रोल पूरा इंडिया से, पूरा डायरेक्शन आप इंडिया से देते हैं, बिजनेस की पूरी पॉलिसी आप इंडिया से बनाते हैं, हेड ऑफिस इंडिया में, कंट्रोल इंडिया में। तो ऐसे बिजनेस की इनकम जो ना तो इंडिया में एक्रूड है, नहीं इंडिया में रिसीव्ड है, सब इंडिया के बाहर, एक्रूड भी इंडिया के बाहर, रिसीव्ड भी इंडिया के बाहर, केवल कंट्रोल बस इंडिया में है, तो ऐसा बिजनेस का इनकम टैक्सेबल होगा ऑर्डिनरी के लिए, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी, लेकिन एनआरआई के लिए ऐसी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। यदि आप एनआरआई है और आपका बिजनेस इंडिया के बाहर चल रहा है, लेकिन कंट्रोल इंडिया से, कंट्रोल इंडिया से, लेकिन आप एनआरआई है, तो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी ये इनकम, केवल ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी, ये दो में ही देख लीजिए आप। इसके बाद इनकम एक्रूड और अराइजेस, मतलब वही एक्रूड। इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, कोई ऐसी इनकम है आपकी जो इंडिया के बाहर ही एक्रूड है, इंडिया के बाहर ही रिसीव्ड है, ना तो इंडिया में एक्रूड है, ना रिसीव्ड है, ना कंट्रोल, कुछ भी नहीं, टोटली इंडिया के बाहर की इनकम है। मान लो आपने विदेश में कुछ पैसा कमाया और आप इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और आप विदेश में कुछ पैसा कमा रहे हो, तो किसके लिए टैक्सेबल होगा? यदि आप ऑर्डिनरी है तो। यदि आप नॉट ऑर्डिनरी है या एनआरआई है तो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। कौन सा? जो इंडिया के बाहर आपने रिसीव एंड अर्न किया है। अब जैसे मान लो आप इंडिया के बाहर जाकर कुछ पैसा कमाए, या मान लो इंडिया के बाहर आपका बिजनेस चल रहा है, इंडिया के बाहर आपका बिजनेस चल रहा है, एक्रूड भी वही है, रिसीव्ड भी वही है, उसका कोई कंट्रोल वगैरह कुछ भी इंडिया में नहीं है, तो ये टोटली आपकी फॉरेन इनकम हुई। तो ये इनकम आपके लिए कब टैक्सेबल होगा? यदि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो। नॉट ऑर्डिनरी है या एनआरआई है तो नहीं होगा टैक्सेबल।
अब मान लो आपका दोस्त इंडिया के बाहर रहता है, आपका दोस्त इंडिया के बाहर रहता है, आपने उसको रुपए उधार दिया, लोन दिया, और वो पैसा आपका एक्रूड कहाँ हुआ? इंडिया के बाहर, और उस पैसे को आप वहीं जाके रिसीव किए, इंडिया में रिसीव नहीं किए, वहां गए उसे मिलने, वहीं पे रिसीव कर लिए और उसको फिर इंडिया लेके आ गए, तो ये आपके लिए कब रिसीव होगा, कब इनकम में टैक्सेबल होगा? यदि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे तो। यदि आप एक्रूड भी वही है, रिसीव भी वही है, तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो टैक्सेबल होगा, ऑर्डिनरी नहीं है तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो कोई ऐसी इनकम जो आपकी विदेशी फॉरेन की इनकम है, इंडिया के बाहर कमाए, वहीं पे रिसीव है, इंडिया में रिसीव वगैरह कुछ भी नहीं है, तो केवल फर्स्ट वाले में आएगा। फर्स्ट वाले को बेचारे को सभी इनकम पे टैक्स देना पड़ता है ऑर्डिनरी। जैसे आप और हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, हमारा विदेश के किसी कोने में भी इनकम अर्न हो रहा होगा तो हमको इंडिया में उस पर टैक्स देना पड़ेगा। आखिरी पॉइंट क्या है? पुरानी विदेशी आय, ओल्ड फॉरेन इनकम, जो आप इंडिया के बाहर इकट्ठा करके रखे हो और अब उसको प्रीवियस ईयर में इंडिया में लेके आ गए। आप इंडिया के बाहर रहते हैं, वहां आपने विदेश में पैसा कमाया 10 साल तक और उसको इकट्ठा किए, अब उसको प्रीवियस ईयर में इंडिया में लेके आ गए, ओल्ड फॉरेन इनकम। प्रीवियस ईयर का नहीं, ओल्ड फॉरेन इनकम। तो ये किसके लिए टैक्सेबल होगा? किसी के लिए नहीं होगा, तीनों में नॉट टैक्सेबल। ओल्ड फॉरेन इनकम, पुरानी विदेशी आय वहीं पे इकट्ठा की, वहीं पे कमाए, इकट्ठा किए, उस इनकम पे इंडिया में कभी टैक्स पे नहीं किए। 10 साल में आपने वहां पे कमाया, अब आप एनआरआई थे इसलिए इंडिया में उस इनकम पे कोई टैक्स पे नहीं किया, अब उस इनकम को इंडिया में लेके आ गए तो भी आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये 5 जो पॉइंट है उसके बेस पे पूरा इसका वो बन जाता है। सर इसमें एक क्वेश्चन था ये कि जैसे कोई बाहर से पैसा भेजता है, जैसे अमेरिका वगैरह काम कर रहा है, हाँ, तो वैसे मान लीजिए बहुत सारा पैसा भेजा, $50,000 भेजे जैसे, तो उस पर इसको फिर टैक्स कौन लेगा? गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट लेगी? नहीं तो वो किसको भेज रहा है? वो इंडिया में भेज रहा है अपने रिश्तेदारों को जैसे, तो अपने या रिश्तेदारों को गिफ्ट देगा तब तो अलग बात है, रिश्तेदार के लिए तो गिफ्ट एग्जेम्प्टेड होता है। या फिर पिताजी को भेज रहा है, मान लीजिए किसी कोई तो परिवार रहता है पिताजी को भेज रहा है तो पिताजी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, ये तो उसकी इनकम है तो वही टैक्स देगा, लेकिन वो तभी टैक्स देगा ना, ये सब कैटेगरी के बेस पे। यदि वो एनआरआई है और वहीं बाहर कमा रहा है और बाहर ही रिसीव कर रहा है तो तो इंडिया में उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, भले वो इंडिया में अपने पिताजी को भेजे या किसी को भी भेजे। वहाँ की गवर्नमेंट टैक्स लेती होगी, तो फिर वहाँ हाँ, जो वहाँ का वहाँ रूल कमाएगा। रेगुलेशन, वहाँ यदि टैक्स लग रहा है तो वो अलग चीज है, वहाँ के रूल रेगुलेशन के हिसाब से वहाँ का उसको टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा हमको नहीं मालूम, लेकिन इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा यदि वो एनआरआई है और वहीं कमाया और वहीं रिसीव किया और इंडिया भेज दिया है या इंडिया लेकर भी आ गया है तो भी नहीं देना पड़ेगा, एनआरआई है। हाँ, यदि वो वहां अर्न किया है और रिसीव इंडिया में कर रहा है तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। खाली भेज रहा है, कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा उसको यदि वो एनआरआई है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये 4th पॉइंट कि यदि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में पैसा कमाओगे तो आपको देना पड़ेगा, एनआरआई है तो नहीं देना पड़ेगा। और कोई डाउट है तो पूछो। मान लो आपका बिजनेस, आदित्य जी आपका बिजनेस मान लीजिए कोलकाता में है, आपका बिजनेस कोलकाता में है और उसका कंट्रोल आप कनाडा में रह के कर रहे हैं। आपका बिजनेस कोलकाता में है और उसका कंट्रोल आप कनाडा में रह के करते हैं, तो ये आपके लिए कौन कौन सी कंडीशन में टैक्सेबल होगा?
ऑर्डिनली, नॉट ऑर्डिनली या एनआरआई, या तीनों? कौन कौन सी कंडीशन में आपके लिए ये टैक्सेबल होगा? यदि आप ऑर्डिनली है तो, या नॉट ऑर्डिनली है तो, या एनआरआई है तो, या तीनों कंडीशन में हो सकता है? इसमें सर आउटसाइड वाला कहाँ कुछ कुछ ऐसा बताया है कि आउटसाइड में वो मतलब रहे, और क्या क्वेश्चन था सर? पिक्चर है ना? कोलकाता में बिजनेस है आपका और कंट्रोल है कनाडा से। कोई पॉइंट कहाँ पे है? बिजनेस कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता में। तो इनकम आपकी कहाँ एक्रूड हो रही है? अच्छा, इनकम इंडिया में हो रही है जी। तो सेकंड वाला पॉइंट कि कोई भी इनकम इंडिया में एक्रूड है तो सबके लिए टैक्सेबल होता है, और कंट्रोल इंडिया के बाहर से करे या कहीं से, उससे कोई मतलब ही नहीं हमको, वो तो Yes. घुमाने के लिए पॉइंट पूछ दिए। तो बिजनेस कोलकाता में, कंट्रोल कनाडा से कोई कर रहा है तो भाई बिजनेस तो इंडिया में, तो इंडिया में इनकम एक्रूड है तो उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे वो एनआरआई हो या नॉट ऑर्डिनरी हो या ऑर्डिनरी हो। सेकंड पॉइंट देखो, तीनों में टैक्सेबल है। यस सर। तो कभी भी कोई भी इनकम भी रहेगी ना, तो पहले हम ये देखेंगे कि एक्रूड कहाँ हो रही है। यदि एक्रूड इंडिया में नहीं है तो फिर देखो रिसीव्ड कहाँ हो रही है। रिसीव्ड भी नहीं है तो फिर देखो कोई कंट्रोल वगैरह है क्या इंडिया में। इंडिया के बाहर के कंट्रोल से तुमको कोई मतलब नहीं होगा। हो गया? इसी के बेस पे मान लो क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम दी रहेगी तो जोड़ेंगे क्या फिर? इंडिया की हालांकि आप लोगों को तो ये सब बता चुका हूं मैं। इंडिया की एग्रीकल्चर एग्जेम्प्टेड होती है, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म या एओपी या एचयूएफ, ये सब नहीं जुड़ेगा ना कभी दिया रहेगा तो। अब इसका क्वेश्चन अपने को बनाना है। चलो इसका अपन नया वीडियो ही बना लेते हैं, वापस ज्वाइन करके क्वेश्चन से